हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मेरे साथ आप करेंगे। देखो बंधु, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात गलत है क्या? बताओ बंधु, ये बात गलत है क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही होता है? मैं आपको बताता हूं। दो अपरिमेय संख्याएं, अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी अंडर दो अपरिमेय संख्या है। इनका दोनों का योग करूंगा तो ये दो अंडर दो आ गया, जिसको मैं बोलूंगा अपरिमेय। क्या बोलूंगा? अपरिमेय। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, इसके बाद में यही योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ जी, तो देखना अंडर दो के साथ में मैं माइनस का अंडर दो ऐड कर दूं, योग ही तो कर रहा हूं, तो ये प्लस माइनस माइनस होके जीरो आ जाएगा, जो कि क्या होगा? परिमेय होगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। जरूरी नहीं अपरिमेय होता है, ये परिमेय भी होता है, जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। तो ये बात क्या हो गई बंधु? गलत हो गई। अतः अपन कह सकते हैं इसको, ये बात गलत है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ये बात क्या है? सत्य है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, कोई भी जीरो एक परिमेय संख्या है, उसको माइनस के साथ से भी गुणा करोगे तो जीरो आ जाएगा, परिमेय ही रहेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, बिल्कुल इसमें सकता है बोला है, ठीक है। वैसे भी देखो बंधु, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो सकता है बोल दिया ना, तो अब हमारे सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए कि कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो एक परिमेय संख्या 5 ले लेता हूं और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लेता हूं। इनका गुणनफल अपरिमेय आया, आया कि नहीं आया? अपरिमेय आया, आया कि नहीं आया? लेकिन मैं कहूंगा कि इसने कहा कि एक परिमेय संख्या 0 है और एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली, ये 0 आ गया, जो कि क्या आ गया? परिमेय आ गया। लेकिन आप एक बात बोलो कि ये है तो सही, लेकिन उसने तो केन कहा है, लेकिन सी में सकता है बोला है। क्या बोला है? सी में सकता है कहा है, सकता है कहा है, इसलिए अपन इसको सत्य मानेंगे। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, अगला कह रहा है होगा, ये कहना गलत होता है, लेकिन हो सकता है ये कहना सत्य है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या को एक दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो या तो समाप्त होता है या दोहराता है। बिल्कुल सही बात है, या तो समाप्त होता है या दोहराता है। या तो समाप्त का मतलब या तो टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, और समाप्त नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिक्रूरिंग होता है, रिपीटेशन दर्शाता है ये। तो अशांत में अपन देखते हैं, अशांत के साथ पुनरावर्ती होता है। बिल्कुल बात ये भी क्या है? सत्य है। तो 3 ऑप्शन सत्य हैं और एक ऑप्शन क्या है? असत्य है। बहुत ही केयरफुली इसका ये पहला ऑप्शन निकालना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे मात खाएंगे इसमें, इस सकता है वगैरह पे गौर करेंगे नहीं और वो सीधा अपना कॉन्सेप्ट बनाकर इसको भी गलत कर देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी संख्या को, ये देखो -1/4 की पावर -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेता हूं मैं, -1 है या +1 है उसके अकॉर्डिंग। तो किसी संख्या को -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए, ठीक है, ओके, ताकि किस संख्या से उसको गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इसका व्युत्क्रम आए। कोई दिक्कत नहीं है, किस संख्या से? तो किस संख्या से? तो वो संख्या मान लूं x। किस संख्या से? तो वो संख्या मान ली क्या है? x। किस संख्या से उसको गुणा किया जाए? तो x को मेरे बंधु गुणा किया जाए किससे? -1/4 की घात -1 से गुणा किया जाए, ताकि गुणनफल है वो इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो। इसका व्युत्क्रम क्या होगा मेरे बंधु? आपको पता है, 1 ये खुद आ जाएगा -7/4 की पावर जो है
वो -1 आएगी। ठीक है, इसका व्युत्क्रम तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा? ओके, कह रहा है कि किस संख्या से, तो x से, उसको गुणा करें, बिल्कुल कर दिया, ताकि इसका गुणनफल इसका व्युत्क्रम हो। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/5। बिल्कुल सी ठीक है, बात है, ठीक है। हाँ जी, 5 का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/5। अब आपको खुद को पता है कि ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x गुणा ये आ जाएगा माइनस का चिन्ह प्लस का करोगे तो इसको 4/1 लिख सकते हो माइनस का, और घात कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, क्योंकि ये -1 है, इसको नीचे ले आएगा तो +1, और ये घात आपके पास में, और 4 की घात -1 है, उसको 4 को ऊपर ले जाएगी तो ये प्लस की 1 हो जाएगी। ओके, अब बताओ मुझे, यहां से कहते हैं कि ये ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो अपना घात अपना चिन्ह चेंज कर लेगी। क्या चेंज कर लेगी बंधु? चिन्ह चेंज कर लेगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ऐसे लिख सकता हूं कि 7/4 है, माइनस का 7/4 है, इसकी घात प्लस की 1 भी लगा सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका व्युत्क्रम हो तो 1 वो लिख दिया, तो इसको -7 की घात -1/4 की घात -1 लिख दूं। अब 4 की घात ऊपर जाके तो किसकी हो जाएगी? ये 4 की घात तो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऊपर जाएगी, और 7 की घात नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो 4 की घात तो ऊपर जाएगी, तो 4 की घात तो हो जाएगी -1 ऊपर ही जाएगी अभी। ठीक है, ये 7 की घात -1 है ही। ठीक है, हाँ जी, ये तो भाग से नीचे से ऊपर गया है बहुत ही ढंग से इसको, प्रश्न को। ठीक है, तो ये 4/7 की घात -1 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये 4/7 की घात -1 है, हमने इसको +1 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये आपस में अंश और हर चेंज होते हैं तो घात चेंज हो जाती है। बहुत ही ढंग का प्रश्न है ये, अपने आप में गलती कहीं भी हो सकती है, इसमें कर सकते हो गलती, और गए काम से गलती मत करना इसमें। ठीक है, हाँ जी मेरे बंधु, ये हो गया -4/1 बराबर है -7 बटे कितना? 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस से माइनस तो प्लस का हो ही गया, और ये 7 बटे कितना हो गया? 16। तो 7/16 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा देख लेना, अगर ये -1 नहीं है ना, यहाँ पे -1 नहीं है तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरूट में 675 और अंडरूट में 9408 है, a/b के रूप में लिखा हुआ है, तो a + b का मान कौन सा हो सकता है? a + b का मान। ठीक है, 675 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो इसके फैक्टर कर लो आप। ठीक है, 675 में आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 का भाग एक बार, 1 बचा, 5 3 15, बच गया 2, 5 5 25, फिर 5 का भाग 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 में 3 का भाग 9 बार, और 3 का भाग 9 में 3 बार, और 3 का भाग कितनी बार? 1 बार। इसका मतलब ये दो तो टुकड़े पूरे पूरे हैं, इसका मतलब वर्गमूल से 5 निकलेगा और 3 निकलेगा, 5 3 कितना हो जाएगा? 15। तो इस ऊपर वाले को लिख सकते हैं 15√3, 15 कितना लिख सकते हैं? 3। इसको लिख सकता हूं मैं 15√3, और इसको क्या लिख सकता हूं बट्टे में? इसको क्या लिख सकता हूं? तो इसको अपन लिखेंगे मेरे बंधु, इसके भी आप गुणनखंड कर लो, तो 9408 के गुणनखंड करेंगे तो 9408। ठीक है, हाँ जी, तो 2 का भाग दे दूं, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 7 14, 0 2 चौके 8। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 1 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 5 10, और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 1 1 सॉरी, हाँ जी, 2 7 14, और फिर बच गया 1 2 6 12। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया, 2 5 10, 2 8 16, और 2 8 16, फिर अगेन 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, बच गया 1 2 9 18, और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया 1, और 2 चौके 8, और बच गया 2 7 14। ठीक है, अब 7 का भाग दे देता हूं, 7 का भाग गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 का भाग दिया तो 3। अब देखो बंधु, एक तो 2 बाहर आ गया, फिर अगेन 2 बाहर, फिर अगेन 2 बाहर, फिर एक क्या आ गया? 7 बाहर आ गया, और 3 रह गया, 3 अपने आप में अंदर रह गया। ठीक है, तो √3 तो इसमें भी रहेगा, लेकिन 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, बराबर a/b है। तो अब तो चीज क्लियर हो गई है कि √3 से √3 तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 15/8 सते 56 बराबर a/ कितना आ गया? b। आपको पूछा क्या है? a + b, तो a का मान तो 15 रख दो, और b का 56 रख दो, तो 15 प्लस कितना रख दो?
56, 6 और 5 11 और 7 71। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखो बंधु, यहां पे पहले अंदर से वर्गमूल आप निकालेंगे। तो 0.01 को तो पढ़ा रहने दे प्लस से, इसको अंदर वाले को आप लिख सकते हो 64 64 बटे 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। ओके, कितने जीरो? 4 जीरो। ओके, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 0.01। ओके, प्लस से 64 का वर्गमूल 8 होगा और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है? 100 होता है। ओके, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.01 प्लस से 0.08 लिख सकता हूं। अगेन इसको अपन जोड़ेंगे तो 0.0 और 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9/100 और 9/100, 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल कितना? 10। तो 0.3 आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। मेरे बंधु बताना कि इसके ऐसे टुकड़े कि जोड़ो तो आपको मिल जाए कितना? 11 और गुणा करो तो आज आपको मिल जाए कितना? 30। तो 6 और 5 ले लूं, तो 6 और 5 को जोड़ूंगा तो ये 11 मिलेगा और गुणा करूंगा तो 30। तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? √6 प्लस √5 निकलेगा, -1 बटा इसका नीचे वाले का भी सेम आ जाएगा, √6 प्लस √ कितना? 5। हाँ जी, ये तो √6 प्लस √5 तो पढ़ा ही है माइनस। इसको उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 प्लस √5 है, इसको विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √5 बटे √6 माइनस √5। ये आ जाएगा आपके पास में √6 प्लस √5। ओके, माइनस इसका देखो क्या आंसर आएगा? √6 माइनस √5 अपॉन में √6 माइनस 5 √6 प्लस, तो a प्लस बी a माइनस बी A² माइनस B² होता है और 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। ये हो जाएगा √6 प्लस √5, लेकिन ये चिन्ह अंदर जाएगा तो √6 होगा और प्लस का √ कितना होगा? 5। कई बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, इसको √5 को माइनस का ही रख लेते हैं तो वो गलत हो जाता है फिर। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2√5। कितना आ जाएगा? 2√5 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कि k/5 का मान लिखना है। ठीक है, हाँ जी, ये है k गुणा 10 की पावर -7। इसका मतलब आपको दशमलव को कितने अंकों तक किसकाना है ये देखना है। ठीक है, हाँ जी, 10 की पावर -7। मेरे बंधु, इसको 10 की पावर -7 के रूप में लिखना है ना। पावर माइनस की कब होती है? जब दशमलव आपका दाईं तरफ खिसकता है। किधर खिसकता है? दाईं तरफ। 7 अंक खिसकेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 अंक खिसकेगा तो 12.75 12.75 गुणा 10 की पावर -7 होगी, बराबर k गुणा 10 की पावर -7। अब यहां पे तुलना करने से k का मान कितना आया? k का मान आया 12.75। k का मान 12.75 इसमें लिख देंगे तो 12.75 में 5 का भाग लगा देंगे। 5 दूनी 10, बच गया 2 और 27 में 5 5 25, 5 5 25। 2.55 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। दाईं तरफ दशमलव किसकेगा? घात माइनस की आएगी और बाईं तरफ किसकेगा? घात प्लस की होगी। ओके, नेक्स्ट अगला, बहुपद के शून्यांकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान क्या होगा? बहुपद के शून्यांकों का योग उनके गुणा के बराबर है। शून्यांकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है? शून्यांकों का योग होता है -b/a। तो 3 बटे आपके पास में आ जाएगा कितना? k। ओके, और शून्यांकों के गुणा उनके गुणा, तो शून्यांकों का गुणा होता है c/a। तो -6k अपॉन कितना? k। ये दोनों आपस में बराबर है तो -6k अपॉन k इज इक्वस टू आ जाएगा 3/k। k से k तो कट गया और ये आ जाएगा -6k बराबर आ गया 3 और k इज इक्वस टू आ जाएगा 3/-6 से इसको लिख सकते हैं -1/2। -1/2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, इसके गुणनखंड करने हैं। फिर वही बात, इसके अगर गुणनखंड करने हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन है।
आप एक तो एक काम कर सकते हो, एक तो इसको सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2a+3b का होल स्क्वायर। 2a+3b का होल स्क्वायर क्या होता है? 4a² प्लस 9b² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12ab। हाँ जी, माइनस का 4 कॉमन ले लूं तो 2a+3b बच जाएगा आपके पास में। ओके, 2a+3b को मैं कॉमन ले लूं, 2a+3b को कॉमन ले लूं तो 2a+3b माइनस का 4 इधर बच जाएगा। तो बताओ 2a+3b ये पड़ा, ठीक है, ये दो तो गए। ओके, 2a+3b -4 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। या तो ऑप्शनों को गुणा करके निकाल लो या मैंने बताया इस तरीके से निकाल लो, दोनों बात एक ही है। हाँ जी, ये कह रहा है कि समीकरण का हल क्या है? ऐसी समीकरणों का एक इलाज है बंधु, के का मान रख, एक्स का मान रख दो और एक्स का मान वो रखो जो सबसे इजी है। तो एक्स का मान क्या रखूं? पहले 4, 4 से नहीं आएगा तो -4, फिर 1/4 रखना पड़ेगा। इनमें फालतू की कैलकुलेशन से अच्छा तो 4 चौके 16 + 17 हो जाएगा, 16 + 17 बट्टे 18 हो जाएगा। माइनस का 4 13 चौके 52 है, 52 - 2 बट्टे कितना? 17 चौके 68 है, 68 - 32। ओके, प्लस से 4 बट्टे कितना? 3 बराबर 7 चौके 28 बट्टे 12 माइनस से 16 और 4 20 बट्टे कितना? 36। सिंप्लीफाई कर लो बस, 33 बट्टे कितना हो गया? 18। ठीक है, माइनस से 50 बट्टे कितना आ गया? 3 और 6 36। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, प्लस से 4 बट्टे कितना आ गया? 3 बराबर, सॉरी 4 से काटो, 4 का भाग 7 बार और 4 का भाग 12 में 3 बार, माइनस 4 से काटो 5 बार, 4 का भाग 9 बार। ठीक है, ओके, लो बताओ 3 का भाग देंगे 11 बट्टे कितना? 9 आ जाएगा आपके पास में। सॉरी, 3 का भाग देंगे 11 बट्टे कितना? 6। ठीक है, हाँ जी, 11 3 33 36 18। ठीक है, माइनस का ये 25 बट्टा कितना आ गया आपके पास में? 18 प्लस 4 बटे कितना? 3 बराबर 7 बटे 3 माइनस से 5 बटे 9। इनका एलसीएम ही ले लो यार, 18 ले लो। 18 में 6 का भाग 3 बार है, 3 को 33 आ जाएगा। ठीक बात है, हाँ जी, 6 का भाग 3 बार 33 माइनस 25 प्लस से, सॉरी ये यहीं तक लेना है अपन को एलसीएम, फिर बराबर का चिन्ह आएगा। 3 का भाग दिया 6 बार, 6 चौकी कितना? 24 बराबर, इधर 9 लघुत्तम ले लिया, 3 बार 7 3 21 माइनस 5। ओके, 21 में से 5 घटाते हैं 16 बटे 9 आ जाएगा। और ये कितना आएगा आपके पास में? तो ये आएगा बंधु आपके पास में, माइनस का 1 बचेगा तो 32 बटे कितना? 18। ओके, इसको भी काटोगे पीटोगे तो 16 बटे 9 और वो भी 16 बटे 9। इट मीन से LHS बराबर RHS कौन सा संतुष्ट कर रहा है? बी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। अगला, द्विघात समीकरण के मूल m व n है तो इसका मान, इसके लिए p का मान बताना है। मूलों का योग क्या होता है समीकरण में? मूलों का योग m + n बराबर होता है माइनस का b बटा a, तो 8 बटे कितना? 1। हाँ जी, और मूलों का गुणा m गुणा n क्या होता है? c बटा a, तो p आ जाएगा। अब आपको कह रहा है इसके लिए मान निकालो। मेरे बंधु एक बात बताओ, m + n का होल स्क्वायर कर लूं। m + n का होल स्क्वायर होता है m² + n² प्लस से 2mn होता है। m + n का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है, ओके, बराबर है m² + n² कितना होता है? 40 प्लस से 2mn का मतलब 2p। 64 में से 40 घटेगा कितना? 24 बराबर 2p। तो p का मान कितना आ जाएगा आपके पास में? 12 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो बंधु, ये p + 1 की घात 3 बन जाएगा। ये घनमूल बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन p को अंदर गुणा करोगे, p³ प्लस से 3p² प्लस से 3p + 1। लेकिन आप चाहो तो इसको p + 1 की घात कितनी लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। p + 1 की घात 3 लिखोगे तो ये a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b वाला नहीं बनेगा। a³, ये वो सर्वसमीका बनेगी, a + b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 + 3 a² b + 3 a b² + b की घात कितनी? 3। a की जगह तो आप p लिख दो और b की जगह 1 लिख दो। अब कर दो देखें इसको, तो p³ प्लस से 3p² प्लस से 3p + 1 बन जाएगा। p + 1 की क्यूब है, घनमूल से क्यूब कट गया तो p + 1 ही आ गया।
P का मान 99 है तो 99 में एक जोड़ दो, कितना आएगा 100 आ जाएगा आपके पास में। राइट आंसर 100 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x का मान पूछा आपको, लाभ 25% दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा x अनुपात कितना 20, और यही किसके बराबर होगा, 25% लाभ के। और 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 क्रय मूल्य है तो यही किसके बराबर होगा, 4 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5, क्योंकि 4 पर 1 का लाभ, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, 5x बराबर 20 चौके 80, तो x बराबर 16 पंजे 80 आता है, तो x का मान 16 हो गया, यहां से राइट आंसर। ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। बाई ऑप्शन कैसे कर सकते थे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा 16:20, और 16:20 से लाभ कितने का, 4 का 16 पर इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो ये 4 बार और 25% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति 9,000 रुपए साधारण ब्याज की दर से 10% की दर पर उधार लिए, 1.5 वर्ष में उसे कितना धन वापस करना होगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना होता है। पहले तो 9,000 रुपए का मूलधन गुणा दर कितनी है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए हैं, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2। ओके, हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और ये आपके पास में हो गया 900 का आधा कितना हो गया, 450, 450, 4×3 1200, 1350 हो गया, 1350 तो मूल रकम ब्याज हो गया, मूलधन आपका 9,000 है, 9,000 में 1350 और जोड़ दो, 10,350 हो गया। राइट आंसर आपके पास में 10,350 ये पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। बंधु, सादा चक्रवर्ती ब्याज में आपको पता है प्रत्येक वर्ष के अंत का जो मिश्र धन होता है, प्रत्येक वर्ष के अंत का जो मिश्र धन होता है वो आगामी वर्षों के लिए किसका काम करता है, मूलधन का काम करता है। और 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में कितना बोला है आपको, 2520 बोला है। तो मुझे बताओ ये एक वर्ष में ब्याज कितना बन गया, 120, तो ब्याज 120 बन गया, ब्याज 120 बना है तो कौन सी दर होगी। तो एक तो तरीका ये है कि दर 120 रुपए ब्याज किसका बना है, 2400 का ही तो बना है, इंटू क्या कर दो 100, 0 से 0, 24 पंजे 120, 5% आ जाएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका इसका ये भी है, 2400 को मूलधन मान लिया और 1 साल का ब्याज कितना है 120, जो दर आपको ब्याज 120 देगी वही सही होगी। 20% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 से बिल्कुल 120 ब्याज आ रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का इतना भाग लड़कियां हैं। पहले तो इसको तोड़ो, 3 3 9 और 8 3 24 से 249 और 1 250, 250/3 आ गया, और 250/3 आ गया, तो इसका प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे कितना 100, 50 का भाग 5 बार है, 50 का भाग 5 बार और 50 का भाग 2 बार, तो 5 बटा कितना आ गया 6। हाँ जी, 5/6 लड़कियां हैं। एक कक्षा का 5/6 भाग क्या है, गर्ल्स है, 5/6 भाग क्या है, गर्ल्स हैं, तो बाकी अन्य क्या हो जाएंगे बंधु, बॉयज हो जाएंगे। ओके, बाकी लड़के, यदि लड़कों का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, लड़कों का 60% प्रेजेंट है, लड़कों का 60% प्रेजेंट है, तो बताओ लड़कों का अब्सेंट तो कितना होगा, अब्सेंट कितना होगा, 40% भाग लड़कों का क्या है, अब्सेंट है। और लड़कियों का प्रेजेंट कितना बोला है, लड़कों का 60% और लड़कियों का 80% मौजूद है। प्रेजेंट लड़कियों का 80% है, तो अब्सेंट लड़कियां कितनी हो जाएगी, अब्सेंट लड़कियां 20% हो जाएगी। ओके, अब आने दो बंधु, ये कह रहा है कि कितना भाग अनुपस्थित है। टोटल कक्षा कितनी मानोगे आप, टोटल कक्षा एक काम करो 60 की मान लो, 60 लोगों का 5/6 भाग कितना होता है, 50 लड़कियां और 10 क्या है, लड़के हैं। 50 लड़कियों का 20% अब्सेंट है, तो 50 का 20% कितना होता है, 10 अब्सेंट है। ठीक बात है।
और 10 लड़के हैं, उनका 60% प्रेजेंट है, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा? 10 का 40% 4 अब्सेंट हो जाएंगे, तो टोटल अब्सेंट कितने हो जाएंगे? टोटल अनुपस्थित हो जाएंगे 14, और कक्षा में कुल नामांकन कितना है? 60 का, इनटू क्या कर दो 100, 0 से 0 काट दिया, 2 का भाग 3 बार और 2 का भाग कितनी बार? 7 बार, तो 70 में 3 का भाग लगा दो आप। 23 दूनी 46, 23 ती गुणहत्तर होता है 1/3, 23 सही 1/3%, तो 23 सही 1/3% कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए? इसके अनेक तरीके हैं, अनेक तरीकों में पहले तो बाई ऑप्शन इसको हिट कर सकते हो आप, और बाई ऑप्शन कैसे हिट कर सकते हो? 2 घटाओगे तो ये 19 बचेगा, 2 घटाओगे तो ये 36 बचेगा, 2 घटाओगे तो 53 बचेगा, और 2 घटाओगे तो 102 बचेगा, सॉरी 104 बचेगा। अब मध्य पदों का गुणनफल 36 18 और ये 9 चौके 36 है, ये तो नहीं होगा, 2 घटाने से नहीं होगा। 4 घटाओ, देखिए 4 घटाओगे तो ये कितना होगा? 17, 21 तो 17 बन जाएगा, और 38 का क्या बनेगा? 34 बनेगा, और 55 का क्या बनेगा? 51 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 102 बनेगा। लो बताओ बंधु, ये तो 4 आ गया, और ये 7 दूनी 14, ये यहां से बैठ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो बताओ बंधु, इनको बाहर वालों का प्रोडक्ट कितना होगा? 17 दूनी 34 और 17, 1734, और ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इनका प्रोडक्ट जो आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 4 एकम कितना? 4, इनका गुणा इधर नीचे लिख देता हूं, 4 एकम 4, और 3 और 5 चौके 20, और 3 कितना? 23 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 थी 15 और 2 1734 है। इसका मतलब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आ रहा है, तो यहां से कितना आ गया? 4। इस 4 को निकालने का एक तरीका और है बंधु, एक तरीका ट्रिक है कि 21 38 55 है और 106, इसमें आप बीच वाले पदों का गुणा व बीच वाले पदों का गुणा भी कर लो और योग भी कर लो, ठीक है। और बाहर वाले पदों का गुणा भी कर लो और योग भी कर लो, गुणा भी कर लो और योग भी कर लो। बस आपको क्या करना होता है, अगर वो x निकालना होता है तो आपको गुणा के अंतर में, किसके अंतर में? गुणा के अंतर में योग के अंतर का भाग लगा देना आप, ऑटोमेटिक आपके पास में 4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। ए और बी की आज आयु का अनुपात, ए और बी की आज आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9 कितना दिया है? 16। आज से 10 वर्ष बाद में यह अनुपात कितना हो जाएगा? आज से 10 वर्ष बाद में यह अनुपात हो जाएगा बंधु 2 कितना? 3, ठीक है। ये गैप समान नहीं लग रहा है मुझे, तो एक काम करूंगा, इन दोनों का अंतर कितना है? उन दोनों का अंतर तो 1 ही है, तो 1 से गुणा, और इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 7 का, तो 7 से गुणा कर दो, आपके पास में डेटा आ जाएंगे 9 कितना? 16, और 7 दूनी 14 कितना? 21। बताओ बंधु कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा, और इधर भी कितनी ज्यादा है? 5। इसी 5 को 10 के बराबर कर दो, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2, और 1 बराबर 2 आएगा, तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु 2 से गुणा कर देना, 16 दूनी कितनी आ जाएगी? 32। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 32 हो गई। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका और है, माना ए की वर्तमान आयु 9x और बी की कितनी? 16x है। 10 जोड़ दो, 10 वर्ष बाद में अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास में? 2/3, और फिर यहां से आप क्या निकाल लो? यहां से x निकाल लो, और फिर x निकालने के बाद में आपको क्या करना है? 16x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट इसके बाद में अगला देखो बंधु, अगले ने ये आपको 2 समांतर रेखाएं दी है इस प्रकार से, 2 समांतर रेखाएं इस प्रकार से दे दी, चलो ठीक है। 2 समांतर रेखाएं दे दी, ये इधर इधर आगे बढ़ रही है, चलो ठीक है। हाँ जी, 2 समांतर रेखाएं दी है। इस कोण का इसके नाम लिख देता हूं, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, और इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, ओके। और फिर कह रहा है ये ई है, ठीक है। हाँ जी, तो आपको कुछ कोणों के मान दिए हैं, डी ई सी का मान पूछा है, डी ई सी का, सॉरी डी सी ई का, इस कोण का मान आपसे पूछा है, चलो ठीक है, इस कोण का मान हमसे पूछा है। एक कोण का मान आपको दे रखा है, बी ए ई 105 है, बी ए ई 105 है, कितना है? 105 है बी ए ई, चलो ठीक है। और साथ ही ए ई सी कितना है? 25, ए ई सी ये कितना है? 25 है, चलो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि समांतर रेखाओं को आगे भी बढ़ाएं तो वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, चलो बढ़ा दी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु बताओ, इन 2 समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं काट रही है? ये तिर्यक रेखा काट रही है। और मेरे बंधु आपको इतना पता है कि अगर
आपके पास में ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री होगा। संगत कोण है भाई, 105 डिग्री क्यों नहीं होगा, ये 105 डिग्री होगा। और ये 105 डिग्री है तो त्रिभुज में ये अंतः कोण कितना होगा, 130 तो हो गए तो 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 105 और ये कितना हो गया 130 तो 50, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 130 डिग्री बच ही जाएगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने हुए इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 130 डिग्री आ गया इसका आंसर। अगला है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत में समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है। आयत में हमेशा समचतुर्भुज बनता है आधे क्षेत्रफल का। आयत में 8 और 6 से 8 6 48 होगा, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 ही होगा। तो आधे क्षेत्रफल का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में समांतर, वर्ग में वर्ग, आयत में समचतुर्भुज और समचतुर्भुज में आयत बनता है। ठीक बात है। ये क्या बोला है, एक ईंट जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखी है, इसकी कीमत 4 रुपए है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएं 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है मोटाई है। ठीक है, हाँ जी। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों पर खर्च की गई राशि, पहले ईंटों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाना पड़ेगा। और दीवार का आयतन कितना आएगा, दीवार की लंबाई कितनी है, दीवार की लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, हाँ जी। दीवार की चौड़ाई क्या है, दीवार की मोटाई बोल दो या चौड़ाई बोल दो, 5 सेंटीमीटर है। ओके, हाँ जी। 100 गुणा 5 गुणा, ओके। बताओ दीवार की ऊंचाई क्या है, 1 मीटर में फिर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये दीवार का आयतन आ गया। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग लगा दो, 20 गुणा 10 गुणा 5 कर दो। ओके, 5 से 5 कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ओके, 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया आपके पास में, 50 ईंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, 50 ईंट की आवश्यकता होगी। और एक ईंट का कितना रुपया लगता है बंधु, एक ईंट का 4 रुपए लगता है। तो 50 ईंटों का कितना रेवेन्यू होगा, 200 रुपए कुल खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु खो जाती है। तदनुसार श्वेत धातु से बने हुए घन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बंधु 3 घनों का आयतन 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, ये 3 घनों का कुल आयतन हो जाएगा। 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125 होती है और 6 की क्यूब 216 होती है। तो ये 6 और 5 11 और 4 कितना 15, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 1, 1 और 2 3, 3 और 6 कितना 9, 9 और 1 कितना 10। ओके, हाँ जी। कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा आपके पास में 1, और ये 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। तो टोटल कितना आ गया 405 आ गया। ठीक है, हाँ जी। एक बार मोटा मोटा देख लो, 200 और 100 300, 300 360 360 380 390 और ये हो गया 405। 405 में से आप कितना घटा दो, 62 सेंटीमीटर क्यूब प्रक्रिया में नष्ट हो गई, तो 3 बचेगा। और इधर 10 में से 6 4 और ये 343, 343 आप बराबर नए घन का आयतन a क्यूब भुजा क्यूब। तो a बराबर कितना आएगा 7 आएगा। और a बराबर, क्योंकि 7 की क्यूब 343 होती है। शेष बचे हुए धातु से बने घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुणा 7 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 49 कर लेते हैं। ओके, तो 9 6 54 है, 6 चौकी 24 और 29 है, 294 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है 121 मीटर दूरी तय करता है। ओके, पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे। तय दूरी का सूत्र होता है तय दूरी बराबर n 2 पाई आर होती है। n गुणा 2 पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना होता है 4 एकम 4 और 3 कितना 7 बटे कितना 4, 7 से 7 कट गया, 22 4 कितना हो गया, ये n गुणा 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग कितनी बार 11 बार। तो ये 121 में 11 का भाग कितनी बार जाता है, तो 11 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो दोनों बार का योगफल सम हो, इसकी क्या प्रायिकता है। दोनों बार का योग सम हो, एक के साथ में 1 आ जाए तो सम हो जाता है, एक के साथ में 3 आ जाए तो सम हो जाता है, एक के पास में 5 में सम होता है, एक के पास में 6 आ जाए तो कभी सम नहीं होता, 4 में सम नहीं होता, 2 में सम नहीं होता, 2 के साथ में
सॉरी 2 आ जाए तो सम आएगा, 2 के साथ में 4 आ जाए तो सम होगा, 2 के साथ में 6 आ जाए तो क्या होगा, सम होगा। ठीक है, 3 के साथ में 1 आ जाए तो सम होगा, 3 के साथ में 3 आ जाए तो सम होगा, 3 के साथ में 5 आ जाए तो सम होगा, 4 के साथ में 2 आ जाए तो सम होगा, 4 के साथ में 4 हो तो, और 4 के साथ में 6 हो तो सम होगा, 5 के साथ में 1, 5 के साथ में 3 और 5 के साथ में 5 आ जाए तो सम होगा, 6 के साथ में सॉरी 2, 6 के साथ में 4 और 6 के साथ में 4 हो तो सम होगा। तो टोटल अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। अनुकूल घटना हो गई 18 और कुल घटना होती है 36 से, तो 1 बटा कितना आ गया, 2। तो 1 बटा 2 राइट आंसर कौन से में है, ए में। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्देशी बार ग्राफ एक निश्चित कंपनी के 6 विभिन्न विभागों में ए बी सी डी ई एफ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। पहला प्रश्न है कि यदि 5 कर्मचारी विभाग ए से विभाग एफ में स्थानांतरित हो जाए, 5 कर्मचारी विभाग ए से एफ में स्थानांतरित हो जाए, ए से 5 कर्मचारी एफ में चले जाए तो ए में तो कितने बचेंगे, 20, और एफ में टोटल कितने हो जाएंगे, 8। 5 उधर चले जाएंगे, 5 ए से एफ में चले गए तो एफ में कर्मचारियों की संख्या किन 2 विभागों के मध्य होगी, एफ में कर्मचारियों की संख्या किन 2 विभागों के मध्य होगी। एफ में 8 है, वो किन 2 विभागों के मध्य होगी, 8 एफ में 8 है, वो किन 2 के मध्य होगी। तो मेरे बंधु बताओ बी और सी के मध्य होगी क्या, बी और सी के। तो एक बार मैं चेक करता हूं बी और सी के। बी की कितनी है आपके पास में, सॉरी ये आपके पास में बी और सी के, बी में 6 है, पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, बी में 6 है और सी में कितने हैं, 10। 16 में 2 का भाग लगाया तो 8, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन यहां पे क्या है, राइट है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन उधर से देखना पड़ेगा अपन को। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए तो सही हो गया, ए और ई में, ए और ई में, तो ए और ई का चेक करो, 20 और ई का कितना है, 15। 20 और 15 35 में 2 का भाग लगाएंगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो बी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन ये कह रहा है, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन आपको कह रहा है कि बी और डी, सी ऑप्शन कह रहा है कि बी और डी में, तो बी और डी में चेक कर लेता हूं। बी के हैं 6 और डी के हैं 5, 6 और 5 11/2 कितना आएगा, 5.5 आएगा, ये भी नहीं होगा। हाँ जी, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन किन किन के मध्य की बात कर रहा है, सी और ई के मध्य। सी में 10 है और ई में 15 है, तो 10 और 15 को जोड़ो, 25/2 करो, 12.5। काहे का ये मध्य है, मध्य तो ए वाला ही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ओके, अगला एक क्वेश्चन और होगा इस पे, वो सॉरी इसमें नहीं है, सॉरी अगला इधर वाला 104 ही है। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, एबीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में, तो एक तो त्रिभुज एबीसी बना लो बंधु, ये लिया त्रिभुज मैंने एबीसी, और एक त्रिभुज बोल रहा है पी क्यू आर, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर। चलो ठीक है, एबीसी त्रिभुज और पी क्यू आर में डायमेंशंस लिख रखी है, ए बी 4 है, ए सी 5 है और बी सी 6 है। ठीक है, और पी आर 4 है, पी आर 4 है, पी क्यू ढंग से लिखना इनको, 5 और आर क्यू कितना है, 6 है। तो ये कह रहा है एबीसी किसके सर्वांगसम होगा, एबीसी। बंधु त्रिभुज एबीसी लिखा है ना उधर, एबीसी लिखा है तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एबीसी आपने लिखा है 4 और 6 पे चलते हुए एबीसी, तो 4 और 6 पे चलते हुए पी आर क्यू लिखना पड़ेगा, तो पी आर क्यू लिखना पड़ेगा। पी आर क्यू कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। ऑफ कोर्स सत्य है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, हाँ जी, समांतर चतुर्भुज में सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो समलंब चतुर्भुज की होती है। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जरूर होती है, एक्स्ट्रा होती है वो अलग बात है। ठीक है, प्रत्येक समांतर प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ये गलत है, ये कथन गलत है भाई। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने ये राइट टिक गलत लगा दिया। आपको क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है, असत्य। तो मेरे बंधु ये तो सत्य है, ये तो क्या है, सत्य है, और ये है असत्य,
ये असत्य क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग एक पतंग होता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता। पतंग की सारी प्रॉपर्टी वर्ग में होती है, वर्ग एक पतंग होता है। वर्ग एक पतंग इसलिए हो जाता है मेरे बंधु, क्योंकि पतंग को क्या चाहिए, ये दोनों भुजाएं बराबर चाहिए तो वर्ग दे देता है, ये दोनों भुजाएं भी बराबर चाहिए तो वर्ग दे देता है, चारों दे देता है, ठीक है। पतंग में विकिरण लंबवत होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो वर्ग के भी विकिरण लंबवत होते हैं। पतंग में ये वाला विकिरण जो होता है वो समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। सब कुछ बातें सत्य हैं, तो ये सत्य हो गया। ओके, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा पर बने हुए अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये बात भी सत्य है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा पर बने हुए दो अंतः कोणों का योग, इसका और इसका योग हमेशा, इसका और इसका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, आप सब जानते हो। ओके, ये बात भी सत्य है, तो दूसरा कथन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो बंधु अगला प्रश्न ये है कि आपको एक तो इसमें एक प्रमेय याद रखनी है बंधु, एकांतर वर्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं। वर्त की किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर दूसरे वर्तखंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। वो थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, तो वो 110 है तो ये भी कितना होगा, 110। अब हमें क्या पूछा है, एसीडी का मान पूछा है, तो एसीडी का मान तो ये वाला पूछा है हमें, तो ये वाला, तो वो 110 है तो ये कितना होगा, फिर 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। आप तो इस प्रमेय का ध्यान रखना, इस प्रमेय को प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ो इसको। ये वर्त की किसी जीवा है, ये स्पर्श रेखा के साथ इधर कोण अगर अल्फा बनाती है तो उस वर्तखंड में परिधि पर भी क्या बनाएगी, अल्फा बनाएगी, ठीक है। हाँ जी, इसमें दो प्रमेय यूज होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है और परिधि पर बनाया गया कोण कौन केंद्र पर बनाया गया कोण से आधा होता है, इससे ये एकांतर वर्तखंड कोण प्रमेय बन जाती है। किन दो आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, ये कई बार बता चुका हूं भाई पहले के सेशन में, तो इसको सीधा बता देता हूं। पतंग में एक सममित रेखा होती है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में भी एक होती है। पतंग में एक होती है, समांतर चतुर्भुज में 0 होती है, तो कह रहा है किन में बराबर नहीं होती, तो इसमें बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में एक होती है, पतंग में भी एक होती है, आयत में 2 होती है और समचतुर्भुज में भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक बात है। तो इससे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये जेड बराबर वो सूत्र प्रमेय, सॉरी वो बहुलक माध्यमादि का बहुलक में संबंध वाला 3m माइनस 2x बार वाला संबंध लगेगा इसमें, ठीक है। तो बहुलक 63 दे रखा है, 3m m 77 दे रखा है, माइनस 2x बार। ओके मेरे बंधु, ये 2x बार तो इधर आ जाएगा, ओके प्लस का हो जाएगा, और ये 7 21 है, सॉरी 7 21 का 1 और 21 और 2 23 है, 231 में से 63 घटा लो, तो 2x बार इज इक्वल टू 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8, और ये 2 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, और ये कितना हो गया 168, तो x बार बराबर आ गया 8 और 4 84। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डेटाज से उनके माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। न्यूनतम तो क्या होता है, वर्गों का योग बोलता ना, न्यूनतम तो क्या होता है, वर्गों का योग न्यूनतम होता है। माध्य से लिए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, माध्य से लिए गए पद विचलनों के योग हमेशा शून्य होता है, और माध्यिका से माध्य विचलन क्या होता है, न्यूनतम। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू।